गांव का वो छोटा सा क्लिनिक गरीब औरतों और मर्दों से भरा पड़ा था। डॉक्टर आमना बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ मरीजों का इलाज करती और उनके लिए नुस्खे लिखा करती थी। दोस्तों, सूखे सूखे मरियल से गंदे मंदे बच्चों को जब वो बड़े प्यार से देखती तो उन बच्चों की माएँ डॉक्टर आमना को हजारों दुआएं देती थीं। दोस्तों, स्नेक दिल डॉक्टर की ना सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के तमाम गांवों में बड़ी धूम मची हुई थी। उसकी मोहब्बत और शफकत के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। गांव के लोगों के लिए हर वक्त उसका क्लिनिक खुला ही रहता था। दोपहर के 12 बज रहे थे। कमरे में चंद औरतें रह गई थीं। आपको क्या हुआ है? डॉक्टर आमना ने एक बड़ी उम्र की औरत की तरफ देखा और उनसे पूछा। उस अधेड़ उम्र औरत ने अपनी तकलीफ बताई। दोस्तों, डॉक्टर आमना मरीजा को देखने के बाद उसके लिए दवाई तजवीज करने लगी। वो बुढ़िया से दवाएं दे रही थी। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। दोस्तों, बुढ़िया अभी आगे कुछ कहती कि आमना एकदम गुस्से से पीछे हट गई और वो खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरी कोई माँ नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे माँ कहा। वो आंधी तूफान की तरह अपने क्लिनिक के कमरे से बाहर आ गई। सब औरतें उसका गुस्सा देखकर डर गईं कि आज डॉक्टरानी साहिबा को क्या हो गया है। पहले तो आज तक इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। ये तो बड़े प्यार और शफकत से मरीजों का इलाज करती हैं। दोस्तों, पहली बार डॉक्टर आमना को गुस्से में देखकर सबके जहनों में यही सवाल था कि शायद अगली सुबह क्लिनिक खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। अगले दिन आमना ने क्लिनिक नहीं खोला और तबीयत की खराबी का बहाना करके वो सारा दिन अपने घर में पड़ी रही। यादें माजी तो अजाब ही होता है। उसे माजी के वाकया ने जकड़ लिया था। दोस्तों, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेचैन होकर करवट बदल ली। साथ ही गुजरे दिनों के वाकयात उसके जहन में चलने लगे। वो दिन बचपन के कितने अच्छे थे। ना कोई फिक्र होती थी, ना ही कोई परेशानी थी। प्यार करने वाले शफीक माँ बाप, छोटे बहन भाई सब उसी की तवज्जो का मरकज थे। अब्बू की तनख्वाह तकरीबन 500 हुआ करती थी। बड़े सुकून के साथ आमना की फैमिली सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके अब्बू बड़े अक्लमंद थे। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें। वो अपने मुल्क में रहकर इन ख्वाबों को तबीयत नहीं दे सकते थे। दोस्तों, इसलिए उन्होंने वीज़ा बनवाया और उन पर किस्मत मेहरबान हो गई। देखते ही देखते उनका वीज़ा आ गया और अब्बू सऊदी अरब में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगे। अब तो आमना लोगों के दिन फिर गए। अब्बू के बचपन के दोस्त अनवर थे, जिन्हें हम सब चचा अनवर कहते थे। उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। उनकी भी 2 बेटियां थीं और एक ही बेटा था। उसकी बीवी को भी हम चची ही कहा करते थे। अम्मी, जो कि घरेलू औरत थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अब्बू ने चचा के जिम्मे ये काम लगाया कि हर माह वो बैंक से रकम निकलवा कर मेरी अम्मी को दे दिया करेंगे और घर से बाहर के काम भी चचा अनवर के ही जिम्मे थे। अब चचा का हमारे घर में आना जाना बहुत बढ़ गया था। 1 साल के बाद अब्बू 2 महीने के लिए घर आते और चचा के घर वालों के लिए भी बहुत से कीमती तोहफे और कपड़े लेकर आते थे। मेरे छोटे भाई को अम्मी ने अब्बू की ख्वाहिश के मुताबिक नर्सरी में भी दाखिल करवा दिया था। मैं भी प्राइमरी से हाई स्कूल में आ गई थी। जिंदगी बड़े आराम के साथ गुजर रही थी। मुझे फितरी तौर पर यह एहसास था अब्बू हमारे सुख चैन की खातिर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दियारे वतन पैसा कमाने गए हैं। इसलिए मेरी तमाम हमदर्दियाँ अम्मी से ज्यादा मेरे अब्बू के साथ हो गई थीं। अब्बू जब भी छुट्टी पर आते हमारे दिन तो ईद की तरह हो जाते थे। जब वो जाते थे वैसे ही उदासी छाने लगती थी। इस तरह मैं भी 11वीं क्लास में आ गई। मेरा छोटा भाई 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। दोस्तों, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इतना शौक कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा छोटा भाई तो कहा करता था कि मैं तो बड़ा होकर इंजीनियर ही बनूंगा। इसी दौरान में हमारा एक और भाई पैदा हुआ जिसका नाम हमने जुनैद रखा। उससे पहले वाले भाई का नाम हमाद था। चाचा अनवर की बड़ी बेटी की शादी हो गई। अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए मेरा निकाह उनके बेटे जावेद के साथ करने का फैसला किया। इस फैसले पर मेरी और जावेद की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए हम दोनों ही बहुत खुश थे। जावेद आला तालीम के लिए बाहर चला गया और मैं 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन मैं जब कॉलेज से वापस आई
تو آج کے ایک پیریڈ سے پہلے ہی مجھے چھٹی ہو گئی تھی۔ امی سے مجھے کوئی کام تھا، اس لیے سیدھی میں ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب میں نے پردہ اٹھا کر اندر دیکھا تو میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے۔ تب میں نے پہلی بار اپنی امی کی بے وفائی کو دیکھا۔ تب میں نے دیکھا کہ چچا انور اور میری امی ایک ہی مسہری پر قریب قریب بیٹھے تھے، بلکہ چچا تقریباً میری امی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک دیکھ کر وہ دونوں سنبھل گئے۔ تب شک کا زہر میرے رگوں میں سما گیا۔ مجھے پہلی بار چچا انور سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی۔ چچا نے شاید صورتحال کو بھانپ لیا تھا، اس لیے وہ خود ہی چلے گئے۔ پہلے بھی چچا اور امی آپس میں مذاق وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی کوئی شک نہیں گزرا تھا، بلکہ میں تو اسے برسوں کی بے تکلفی سمجھ کر اگنور کر دیتی تھی۔ پھر میں نے مختلف اوقات میں گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک دو بار اور میں نے اسی طریقے سے امی اور چچا انور کو، جو کہ میرے ہونے والے سسر بھی تھے، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میری نفرت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اس خیال کو وہم کہہ کر دل سے نکالنے کی میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی، بلکہ یہ وہم تو تھا ہی نہیں، یہ بالکل یقینی بات تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جب میں اپنی امی کی معصوم اور بھولی بالی صورت دیکھتی تب میں ڈاواں ڈول ہو جاتی تھی اور خود کو ملامت کرتی تھی اور توبہ استغفار کرتی تھی۔ یہ خیال دل سے نکالتی تھی کہ شاید یہ میرے ذہن کی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، ایک روز کا واقعہ ہے کہ میری نانی امی گھر آئی ہوئی تھی۔ نانی امی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں ان کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جب میں چائے تیار کر کے ٹرالی میں رکھ کر لے جانے لگی، جب میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب آئی تو نانی امی کی دبی دبی آواز میں نے سن لی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، میری بیٹی، اب تم یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ یہ بھی تو سوچو کہ آمنہ انور کی بہو ہونے والی ہے، تمہارے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، تمہارا پردیسی شوہر باہر کمانے گیا ہے، وہ تم پر کتنا اعتبار کرتا ہے، اور اگر اسے تمہاری اس طرح کی گری ہوئی حرکت کا معلوم ہوا جو تم اور انور کر رہے ہو تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا اور اس پر کیا بیتے گی۔ تم کیسی ماں ہو، اپنے شوہر اور اولاد کا تو خیال کر لو۔ دوستو، نانی سارا کچھ جانتی تھی کہ امی اور چچا انور کا چکر چل رہا ہے۔ یہ باتیں کر کے نانی خاموش ہو گئی اور امی بھی بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرے بدن میں خون ہی نہیں ہے۔ اچانک میرا چھوٹا بھائی حماد باجی باجی کہتا ہوا آیا۔ اس نے پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ امی جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میری نانی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تمہارا بھائی تمہیں بلا رہا ہے، ہم چائے خود ہی بنا لیں گے۔ نانی نے جب مجھ سے کہا تو میلے رستوں سے میرے قدم کمرے کے باہر ہی رک گئے۔ اب میرا دل اس گھر میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ امی سے مجھے محبت نہیں رہی تھی، ان کا سامنا کرنے سے بھی مجھے مشکل ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ تو مجھے ان سے گھن آنے لگی تھی اور نفرت کے جذبات بھی ابل رہے تھے۔ وہ سارے شک جو میرے ذہن میں تھے وہ نانی کی باتیں سن کر بالکل یقین میں بدل گئے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود امی اور میرے ہونے والے سسر انور کے معاملات میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا۔ وہ دونوں ایسے ہی ملتے رہے۔ میرے بھی امتحان قریب تھے، اس لیے میں بھی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ جیسے ہی امتحانات سے میں فارغ ہوئی تو ابو بھی چھٹی پر آ گئے۔ امی جیسے ابو سے باتیں کرتی تو ابو والہانہ پن سے امی کو دیکھتے۔ امی کی اس اداکاری پر میرے اندر جنگ چلتی رہتی تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ ابھی ابو کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ابو چچا انور ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہت سارے قیمتی تحفے تحائف لائے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر کسی دن چچا انور کا گلا ہی گھونٹ دوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے ہونے والے سسر بھی تھے۔ میری زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ میں روز بروز اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی۔ میرا رزلٹ آ گیا، میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لے لیا اور میں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ہاسٹل آ کر تھوڑا مجھے سکون ملا۔ اپنی زندگی کو مقصد حاصل کرنے کے لیے میں اور بھی کوششیں کرنے لگی۔ میں میڈیکل سکول کے چوتھے سال میں تھی کہ حماد بھی انجینئرنگ کے پہلے سال میں داخل ہو گیا اور ہمارا سب سے چھوٹا بھائی جنید ابھی 8ویں میں پڑھ رہا تھا۔ انور چچا کی چھوٹی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ چچی بھی کینسر میں مبتلا ہو کر اب اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے بھائی جنید کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ میرے شوہر جاوید اس وقت اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر تھے۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں ان کی بہن کی شادی
और चच्ची के मरने पर जाऊं, लेकिन मैं नहीं गई और मैं तलीम का बहाना बनाती रही। इस 4 सालों में मैं एक बार भी घर नहीं गई क्योंकि मैं अपनी अम्मी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक वार्डन ने मुझे बुलाया। हैरान होते हुए वार्डन के कमरे में जैसे ही मैं दाखिल हुई तो मेरी नजर अनवर चचा पर पड़ी। मेरी पेशानी तो शिकन आलूद हो गई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मुझे उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मेरे अब्बू आए हुए हैं और वो बड़े बीमार हैं। उन्होंने मुझे बुलवाया है। मैं ये खबर सुनकर जैसे पागल ही हो गई। फौरन उनके साथ जाने को तैयार हो गई। भागकर मैंने अपनी टेची में अपने सामान रखा और कुछ कपड़े वगैरह पैक किए और मैं गेट पर आ गई जहां वो कार का दरवाजा खोले तैयार खड़े थे। मुझे मेरे भाई हमाद के न आने पर हैरत थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि मुझे हमाद लेने क्यों नहीं आया। तब उन्होंने मुझे ये कहकर मुतमन कर दिया कि मेरे अब्बू ने ही कहा था कि मैं खुद ही जाकर तुम्हें ले आऊं। मैं भी ये बातें सुनकर इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गई और मैं अब्बू के बारे में सोचने लगी। इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये सफर मेरी तबाही और बर्बादी का बायस बनेगा। मैं अपने ख्यालों में इस कदर गुमज़दा थी, मुझे कार तक के रुकने की खबर नहीं हुई। मेरे चचा, मेरे ससुर यानी चचा अनवर ने उतरने को कहा। तब मैं चूंकि तो मैं सवालिया उदास नजरों से चचा को देखने लगी क्योंकि गाड़ी हमारे घर के गेट के बजाय चचा के गेट पर रुकी थी। मुझे तुमसे अपने बेटे यानी तुम्हारे शौहर जवेद के मुतल्लिक कुछ बातें करनी है जो तुम्हारे घर वालों से करने की बजाय पहले मैं तुमसे करना जरूरी समझता हूँ। तुम पहले वो सुन लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई। मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो कौन सी बात है जो जवेद के मुतल्लिक इन्होंने मुझसे पूछनी है। मैं चलती चलती उनके कमरे की तरफ आ गई। कोठी बिल्कुल सुनसान थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे फौरन खबरदार कर दिया, मगर मैं दिल कड़ा करके अंदर चली आई। मुझे बिठाकर चंद लम्हों के लिए वो दूसरे कमरे में चले गए। जब वो वापस आए तो एक लिफाफा मेज पर रखकर बैठ गए और उन्होंने सिगरेट लगा ली। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं चचा की तरफ देख रही थी और अंदर से मेरा दिल कांप भी रहा था। आखिर क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि चचा उठे और उन्होंने मेरे दोनों शानों पर हाथ रख दिया और वो घटियापन से कहने लगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा। मुझे उनके चेहरे पर एक जुमानी सी मुस्कुराहट और आंखों में शैतानी चमक महसूस हुई। मैं एक झटके से उनका हाथ झटकाकर दूर जा खड़ी हुई। शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ और मैं तो आपकी बहू हूँ। ये कहकर मैंने जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा तो वो कहने लगे, वो रिश्ता तो कब का टूट चुका है। वैसे भी तुम्हारी जैसी आवारा और बदचलन माँ की बेटी को कौन अपनी बहू बनाएगा? तुम भी अपनी माँ से 2 हाथ आगे ही जाओगी। ये लो इसका सबूत। वो हकारत से बोले। मैंने ये लिफाफा खोलकर देखा तो वो तलाकनामा था। उसके साथ एक छोटा सा रुक्का भी रखा हुआ था जो कि मेरे नाम पर था। उस पे लिखा था, आमना मुझे तुम्हारी हकीकत पहले ही मालूम हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से नहीं रख सकता। मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार कभी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी माँ की चक्कर के बारे में पता चल गया है। दोस्तों, वो रुक्का पढ़कर मुझे कमरा घूमता दिखाई दिया और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो मेरा बेतरतीब और आधे से उतरा हुआ लिबास मेरी बर्बादी की मुकम्मल दास्तान सुना रहा था। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अनवर चचा पर नजर पड़ते ही मुझ में नामालूम कहां से इतनी ताकत आ गई। उस खबीर इंसान के चेहरे पर मैंने बेशुमार तमाचे मारे। अपनी कीमत वो ले चुका था। उसे उस तमाचों का कोई अफसोस नहीं था। वो डटाई से मुझे कार में धकेलने लगा। गाड़ी में रुकते ही एक झटके से वो कहने लगा, ये तो लेती जाओ। उन्होंने गाड़ी में मेरा बैग और लिफाफा रखा और मेरा जी चाहा कि मैं इस कुत्ते को किसी तरह से जान से मार दूं। मैंने हकारत से उसके चेहरे पर थूक दिया। गेट से अंदर कदम रखते ही मेरी टांगें जवाब देने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी बाहर ही बैठी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते हुए हैरत से बोली, आमना तुम? मेरे हुलिये से वो बहुत कुछ समझ गई थी। कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? वो मेरे करीब आकर पूछने लगी। मैंने पूरी कुव्वत से उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उसके साथ ही मैं फट पड़ी। नामालूम मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा था। अम्मी फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी बच्ची, मुझे नानी की आवाज सुनाई दी।
अम्मी और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनकर अम्मी के पीछे से वो भी मेरे करीब आ गईं। मैंने चकराते हुए वजूद को किसी टूटे हुए आशानिये की तरह अपनी नानी की गोद में डाल दिया। मुझे तब होश आया जब 1 माह हो गया मैं नानी के घर पर थी। मुझे ये देखकर बड़ा इत्मीनान हुआ कि मेरे दोनों भाई भी उस वक्त मेरे पास मौजूद थे। मुझे होश में आता देखकर वो सब बड़े खुश हुए। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपको होश आ गया है। नानी ने हम तीनों को देखकर बड़ी दुआएं दी और नमाज पढ़ने चली गईं। मेरे दोनों भाई हमाद और जुनैद मेरे पास बैठ गए। पता नहीं आजकल हमारे घर पर आफतें क्यों नाज़िल हुई हैं। जिस रोज से आप बेहोश हुई थी उसी रोज से अम्मी भी बिल्कुल चुपचाप रहती हैं। मेरे साथ उसी शाम अनवर चचा के घर गई थीं, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि अनवर चचा वो मकान छोड़कर जा चुके हैं। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो अमेरिका अपने बेटे के पास चले गए हैं। कल शाम अम्मी ने पूछा कि आमना कैसी है। मैंने बताया कि आपी को अभी तक होश नहीं आया, तो वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अचानक रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अब वो भी अस्पताल में पड़ी हुई हैं। परसों हमने अब्बू को भी खत भेज दिया है, उनका जवाबी तार आया है। वो भी कल शाम को पहुंच रहे हैं। अल्लाह करे अम्मी ठीक हो जाएं। अब्बू के आने का सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शोर सुनकर दूसरे डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने अम्मी को पकड़ा। अम्मी का तवाज़ुन बिल्कुल खराब हो चुका था। उन्हें अस्पताल के पागलों वाले डिपार्टमेंट में रखा गया था, जहां तीसरे रोज अम्मी का इंतकाल हो गया। अम्मी के जनाजे के वक्त सभी लोग रोते रहे, लेकिन मेरी आंखों से उनके लिए एक आंसू भी नहीं टपका। 40वें के बाद अब्बू दोबारा सऊदी अरब वापस चले गए। 2 माह के बाद मैं भी हॉस्टल में आ गई और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगी। और कुछ सालों के बाद मेरे बहन भाई भी पढ़ लिख गए। मैं भी डॉक्टर बन गई। कुछ अरसा मैंने इस अस्पताल में काम किया और फिर इस गांव में आ गई, जहां अभी मैं काम कर रही हूं। अभी तक मैंने शादी नहीं की। मुझे ये जो धोखा जिंदगी में मिला था, मैं आज भी इसको भूल नहीं पाई हूँ। मैंने अपने अब्बू को सारे वाकयात बाद में बता दिए। अब्बू भी ये सुनकर बहुत अफसोस करने लगे कि अपने किसी दोस्त को घर में नहीं आने देना चाहिए और ना ही उस पर अंधाधुंध एतबार करना चाहिए। माजी के सारे झरोकों ने मुझे एक बार फिर से अपने चक्कर व्यू में ले लिया था। जैसे ही उस औरत ने मुझे माँ कहा था, तो मुझे एकदम माँ के लफ्ज़ से नफरत होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को बुलाने लगी और गांव वालों के दरमियान रहकर उनका इलाज करने लगी। और उसी गांव में मुझे एक पढ़ा लिखा नौजवान भी मिल गया। आखिर कुछ सालों के बाद हमने शादी भी कर ली और मैं हंसी खुशी सी गांव में रहने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।